हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी जो अपनी सीरीज चल रही है उसका द टेम्पल टाइगर एंड मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसका लास्ट चैप्टर है द तल्ला देश मैन ईटर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, कई सारे पेज हैं इसमें, 25-30 पेज हैं। आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, थोड़ा मीटिंग वगैरह में बहुत बिजी था तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा जो शेड्यूल चल रहा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी सुनाना जितना हो पाता है। कॉर्बेट बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में या पूरे हिमालय रेंजेज में सबसे बढ़िया जगह अगर कोई कैंपिंग के लिए है तो वो है बिंदु खेड़ा। तो उस वक्त बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के उन्होंने नाम मेंशन किए हैं। ये उड़ रहे होते हैं, नीचे एक ऑरेंज कलर का पूरा कारपेट बिछा होता है। अब जो बिंदु खेड़ा का ये जिक्र कर रहे हैं, ये कैंपिंग ग्राउंड का ही नाम है जो कि करीब 10 मील लंबा और 12 मील चौड़ा है। जब सर हेनरी रामसे कुमाऊं के किंग थे तो ये पूरा जो मैदान है इसमें खेती होती थी। लेकिन बोल रहे हैं जब ये स्टोरी मैं लिख रहा हूँ उस टाइम पे केवल 3 गांव थे जो छोटी छोटी जगह पे खेती करते थे। नीचे एक रिवर स्ट्रीम जाती हुई नजर आती थी, और जो ये ग्रासलैंड था, जो प्लेन एरिया था, इसकी घास भी करीब 1-2 हफ्ते पहले ही जलाई गई थी जब कॉर्बेट लोग वहां पे जा रहे थे। बीच बीच में कुछ पैचेस थे ग्रीन ग्रास के जहाँ पे घास एकदम हरी भरी थी, तो वो अलग नजर आए थे क्योंकि वो जलाई जा नहीं सकती थी क्योंकि हरी घास थी। अब जो ये ग्रीन ग्रास के पैचेस थे एक आइलैंड, ग्रीन आइलैंड की तरह नजर आते थे, और यही वो ग्रीन आइलैंड थे जिनकी वजह से यहाँ पे शूटिंग होती थी। शूटिंग मतलब हंटिंग, क्योंकि तरह तरह की बर्ड्स आती थी, तरह तरह के जानवर आते थे, उनको खाने के लिए बड़े जानवर भी आते थे। और जो ये हंटिंग, गेम हंटिंग पे निकले हुए थे कॉर्बेट इस ट्रिप में, जब यहाँ पे आए तो मैन ईटर के लिए नहीं आए थे, तो इनका पर्पज था कुछ भी मिले, बर्ड मिले, कुछ भी सांबर, कुछ भी जानवर मिले तो इनको गोली मारनी है। अब क्योंकि ये जो एरिया था जिम कॉर्बेट का अच्छा खासा जाना पहचाना था, तो इसकी शूटिंग की हेड करने की जिम्मेदारी जिम कॉर्बेट को दी गई। 1-2 लोग, इनके जो पूरा ग्रुप आया हुआ था शूटिंग वाला, उसमें 1-2 लोग ऐसे भी थे जो पहली बार बंदूक हाथ में लेके शूटिंग पे निकले हुए थे। अब ये बोल रहे हैं तराई एरिया में हाथी पे बैठ के बंदूक लेके ग्रुप में शूटिंग पे निकलना एक बेस्ट गेम स्पोर्ट है जिसको मैं जानता हूँ, और इनको बहुत पसंद था वो। अब ये बोल रहे हैं चाहे कितना भी लंबा दिन हो, पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता था, हर वक्त एडवेंचर और हर वक्त एक्साइटमेंट। बोले दुनिया भर की वैरायटी वहां मिलती थी। बोले एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं एक दिन में 18 वैरायटी लेके आया, पक्षी, कोयल से लेके लेपर्ड तक, डियर भी, सारे शिकार जो इन्होंने मारे थे, 18 किस्म के पक्षी और जानवर थे। इस पूरे जो ग्रीन पैचेस थे बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड लाइफ मिलती थी, और बोले उसको गोली मारने में इनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते थे। अब ये जिस फरवरी मॉर्निंग के जिक्र कर रहे हैं, तो बोले इनका जो कैंप था, जो इनका ग्रुप था, उसमें 9 बंदूकें थी और 5 आदमी ऐसे थे जो सिर्फ देखने के लिए आए थे, मतलब 14 लोग थे। अब रात को इन्होंने कैंपिंग करी, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया और हाथियों पर बैठ के शिकार करने चल पड़े। हाथियों को इन्होंने लाइन से खड़ा किया। अब इन्होंने जो लाइन बनाई उसमें बीच बीच में एक पैड एलिफेंट खड़ा किया, मतलब जो जिसके ऊपर बैठने वाला हौदा नहीं होता, सामान रखने का, मतलब जो इनके शिकार थे वो कैरी करने के लिए। तो 2 गन्स के बीच में एक पैड एलिफेंट, यानी कि अलग 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 हाथी पे बैठे होंगे, तो 2 हाथी जिन पे बंदूकें थी, हौदा था, बैठने की जगह थी, बीच में एक सामान कैरी करने वाला हाथी। अब इन्होंने अपनी पोजीशन सेंटर में रख ली, यानी कि इनके दोनों तरफ 4 हाथी, इनके दोनों तरफ 4 गन्स और 4 पैड एलिफेंट थे। अब इनके पास में राइफल भी थी और एक दूसरी बंदूक भी थी, और ये बोल रहे हैं कि जब हाथियों के साथ चलो तो कई बार हाथी डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जब बर्ड्स उड़ती हैं सब लोग उसको गोली मारने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है जो उस बर्ड को गोली मारना जिसको दूसरे लोग गोली नहीं मार पाए। जब सुबह सुबह की सुहानी हवा होती है और सुबह सुबह बड़ी जंगल की खुशबू आ रही होती है, ये बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि जंगल की खुशबू डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। आप कोई चीज़ नॉलेज पढ़ के ले सकते हो, कोई नॉलेज वीडियो देख के भी ले सकते हो। अगर आपको जानवर की कॉल पढ़ के, तो जानवर की कॉल के बारे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखोगे, ऑडियो सुनोगे तो आप जानवर की कॉल भी पहचान लोगे, लेकिन खुशबू नहीं पहचान सकते। उसके लिए तो आपको जंगल में ही जाना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, कॉर्बेट नहीं। और बोल रहे हैं ये खुशबू केवल हम लोगों पर असर नहीं करती, जानवरों और पक्षियों पर भी करती है। बोल रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गोली मारने में तो आपका बैग उतना भारी बनेगा नहीं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप धैर्य से काम नहीं लोगे तो आप निशाना मार के जो बर्ड्स को मारोगे वो बहुत कम होंगी आपके बैग में। वो कह रहे हैं जो शिकार होता है इसमें, जो शिकार पे जब आप निकलते हो तो शुरू के कुछ घंटे बड़े ही अनप्रोडक्टिव होते हैं, शिकार आप नहीं कर पाते, दिन में आप कर लेते हो। वापस आते वक्त भी कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब आप थक चुके होते हो, आंखें भी थक गई होती हैं,
उस वक्त भी शिकार कम होता है। ये बोल रहे हैं इनका शिकार उस दिन काफी अच्छा हो रहा था जब ये लोग सेट हो गए थे, और इन्होंने काफी तरह के शिकार पकड़े। इन्होंने बहुत सारे नाम मेंशन किए हैं, पक्षियों से लेके जंगली खरगोश तक। इनको एक सांभर भी मिला शिकार में। पहले तो जंगल में छुप गया था, लेकिन फाइनली इन्होंने उसको मार दिया। एक जगह जहां पे फॉरेस्ट निकला था, थोड़ी सी नोक निकली हुई थी, वहां जाके इन्होंने अपना उस ग्रुप को रोक दिया। ये फॉरेस्ट बहुत फेमस था पी फॉल और जंगल फॉल के लिए, लेकिन जो जमीन थी वो कई नालों, पहाड़ी नालों ने काट दी थी। तो एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, जैसे जानवरों को, पक्षियों को घेरते थे हाथियों से, वो बनाना पॉसिबल नहीं था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हाथियों को लेके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदूक, यानी एक शिकारी ऐसा था जो जिसको कि एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार वो इस तरह के शिकार पे आया था। अब कॉर्नेट बोलते हैं ये वो जंगल था जहां मैं एक बार आ चुका था विंधम के साथ में शिकार पे टाइगर के लिए। तब इनको एक बड़ा अजीब सा चमगादड़ मिला था, उसका नाम है कार्डिनल बैट। बोले इतना सुंदर चमगादड़ था कि जैसे कि एक तितली हो उस तरह से नजर आता था, और ये सिर्फ एलिफेंट ग्रास के अंदर मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एलिफेंट ग्रास क्या होती है। वो घास जिसकी ऊंचाई इतनी होती है कि जिसमें हाथी खड़ा हो तो छुप जाए, ऐसी घास जिसमें टाइगर खड़ा होकर छुप जाए, वो होती है टाइगर ग्रास। इन्होंने सारे हाथियों को लाइन से खड़ा कर दिया पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, ताकि एक सिंगल तरीके से एक लाइन बना के चले। अब ये चले, इन्होंने जो जिस तरह से घेराव करते थे उसमें ढोल भी बजाते थे। जब एक जगह पहुंच गए, सारे उस एरिया को इन्होंने बीट कर दिया, तब उन्होंने सारे हाथियों का मुंह कर दिया उत्तर की तरफ। अभी था पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ मुंह कर दिया। अब इनके सामने हिमालय था, बहुत ही सुंदर नजारा था जिस तरफ ये जा रहे थे। अब इनके पास 17 हाथी थे। वो कह रहे हैं जो 17 हाथियों का जो ग्राउंड था वो इस बात पर डिपेंड करता था कि जमीन कैसी है जब जिस पे ये चल के बीट बना रहे हैं। अब जहां पे घास बहुत घनी थी वहां उन्होंने लाइन को आधा कर दिया, जहां पे घास कम थी उन्होंने उस लाइन को डबल कर दिया। मतलब घास घनी में उन्होंने लाइन को नजदीक कर दिया और कम घास में थोड़ा दूर दूर हाथी खड़े कर दिए। अब जब इस लाइन में शिकार करते हुए चल रहे थे, इन्होंने 30 पक्षी मार दिए थे, एक लेपर्ड भी मार दिया था। तभी इनके सामने एक उल्लू आ गया। सारी बंदूकें ऊपर उठी, लेकिन जब देखा कि उल्लू है तो सारी बंदूकें नीचे हो गई। ये जो ग्राउंड ऑल था ये तीतर से दुगने साइज का होता है, पंखों पे सफेद रंग का दिखता है और इसके पैर भी थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं। और जब ये हाथियों की लाइन उनको दौड़ाती है तो पहले ये एरोप्लेन की तरह से दौड़ते हैं फ्लाइट लेने के लिए, फिर ये उड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अपने बड़े पंखों की वजह से इनको फ्लाइट लेने में ऐसा करना होता है। ये हाथियों को अपनी जो इनकी गुफाएं हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं जहां पर बच्चे या वो रखते हैं, वहां से दूर ले जाने के लिए करते हैं। जब दौड़ाया जाए तो दौड़ के उड़ते हैं, वापस आते वक्त सीधे फ्लाइट ले लेते हैं। लेकिन ये जो उल्लू था ये अलग तरीके से उड़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद में सडनली इसने हाइट गेन कर ली और ऊपर जाके राउंड लेने शुरू कर दिए। लेकिन बाद में कॉर्बेट को समझ में आया वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि अचानक से एक बड़ा सा बाज आ गया था। ये अपनी गुफा में छुप नहीं पा रहा था क्योंकि हाथी थे, तो अचानक से इसने इतनी हाइट गेन कर ली थी कि जब जब बाज हो ये ऊपर उड़ जाता था, ताकि बाज इसको पकड़ ना पाए। क्योंकि अगर ये बाज के नीचे आएगा बाज अपने पंजों में पकड़ लेगा, लेकिन अगर ये बाज के ऊपर रहेगा तो कैसे पकड़ेगा बाज। बाज भी उल्ट ये कोशिश करता था कि ये क्या कर रहा है ऊपर जाने के, वो और ऊपर चला जाता था, जोर जोर से पंख मार रहा था। वैसे उल्लू के पंख मारने पे आवाज नहीं होती, कहानी का पार्ट नहीं है, यहाँ पे याद आया तो मैं आपको बता दूं कि उल्लू जब उड़ता है तो बाकी बर्ड्स में आवाज होती है, उल्लू में नहीं होती। तो जब जिम कॉर्बेट ने देखा कि सारे जो महावत है जो हाथी को चलाते हैं उनका ध्यान ऊपर इन दोनों की जो लड़ाई है, जो फ्लाइट चल रही थी उस पर था, तो इन्होंने रोक दिया। क्योंकि ये लीड कर रहे थे, इन्होंने रोक दिया कि सारे रुक जाओ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब बोल रहे नीचे से ऊपर की हाइट का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा था कि दोनों चिड़िया, दोनों बर्ड्स करीब 1000 फीट की हाइट पे पहुंच गई है। उल्लू अभी भी सर्किल लगा रहा था। उल्लू इस कोशिश में था कि जो बादल है किसी तरह से उनके अंदर छुप जाए। सर्किल लगाते लगाते इसकी विजन से दूर हो जाएगा बाज की। बाज भी इस बात को समझ रहा था, वो भी जल्दी जल्दी पंख चला के छोटे सर्किल लेके उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे बाज उसके उल्लू के नजदीक पहुंचने लगा, उसका अचानक उसने अपना धैर्य खो दिया। सडनली एक जल्दी से गोता लगाया और जहां उसकी छेद थे, जो छुपने वाले गुफाएं थी, उस तरफ को। अब बोल रहे हैं जो हाथियों पे लोग बैठे थे जिनके पास फील्ड ग्लासेस भी थे, उन्होंने वो लगा लिए। अब सब वो क्रिकेट मैच की तरह से देख रहे थे कि ये उल्लू पहुंच पाएगा कि नहीं अपनी गुफा में, या पकड़ा जाएगा। कुछ बोल रहे हैं अरे लगता है अब कर नहीं पाएगा, दूसरे बोल रहे नहीं कर लेगा कर लेगा, तीसरा बोल रहा है बस थोड़ा दूर ही जाना बाकी है। अब एक बोल रहा है देखो देखो बाज उसके नजदीक पहुंच रहा है। केवल एक बर्ड दिख रही थी दोनों में से, तो लोग बोल रहे हैं वेल डन शाबाश शाबाश। और करते 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 उल्लू ने गुफा में घुस गया। सारे लोग अपने हैट उतार के करने लगे वाह वाह, तालियां बजने लगी कि
उल्लू बच गया और जो बाज था निराशा के साथ पास में एक सेमल का पेड़ था वहां बैठ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, खुद ये लोग शिकार कर रहे हैं लेकिन जब एक पक्षी शिकार कर रहा है तो जो जानवर बच रहा है उसकी साइड थे, कि जबकि नेचर का रूल है भाई, बाज नहीं मारेगा चिड़िया तो खाएगा क्या, घास तो नहीं खाएगा। लेकिन जब ये खुद शिकार कर रहे हैं तब नहीं सोच रहे थे कि किसी को मार रहे हैं, वहां जो जानवर बच रहा है उसकी साइड थे लोग। अब जो नॉर्दर्न एंड पे पहले इन्होंने हाथियों को ईस्ट की तरफ चलाया था, फिर नॉर्थ की तरफ चलाया था, तभी इन्होंने रोक दिया था ये उल्लू और बाज की लड़ाई देखने के लिए। अब इन्होंने साउथ दिशा की तरफ हाथियों को मोड़ दिया और करते करते एक तरफ ले आए जहां से एक स्ट्रीम दिखाई दे रही थी। अब एक जगह घास का जो पैच था बहुत बड़ा था, सारी राइफल्स रेडी हो गई, यहाँ हॉक डियर भी था, स्वैम डियर भी था और लेपर्ड का एक लेपर्ड मारने की भी इनको संभावना नजर आ रही थी। अब देखिए हॉक डियर उस टाइम पे सारी जगह थे जहां पे थे। अब आजकल सिर्फ जिम कॉर्बेट में, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ढिकाला है जो सेंटर में है, वहां मिलते हैं हॉक डियर। और दूसरा है स्वैम्प डियर, जो इन्होंने बताया जो उस एरिया में थे। स्वैम्प डियर का मतलब होता है बारासिंगा। बारासिंगा जिम कॉर्बेट में भी एक भी नहीं है, राजाजी नेशनल पार्क में भी नहीं, पूरे उत्तराखंड में भी एक नहीं है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में है, यूपी के दुधवा में है, उधर शायद काजीरंगा में भी है। तो बारासिंगा खत्म हो गया इन सारी जगह से शिकार कर करके। अब होता क्या है कि हमारे एक गलत धारणा है कि जो स्पॉटेड डियर होते हैं जिसके सींग बड़े बड़े होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं बारासिंगा। वो बारासिंगा नहीं होता, मैं साइड में आपको फोटो दिखाऊंगा। ये स्पॉटेड डियर है जिसके सींग बड़े बड़े हैं। इवन कई बार मैंने देखा सफारी गाइड भी इसको बारासिंगा बोल देते हैं, ये नहीं है बारासिंगा। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है, क्योंकि देखने में सांभर जैसा होता है, सांभर का थोड़ा सा ब्लैकिश कलर होता है, बारासिंगा का ब्राउनिश कलर होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है सांभर से, सींग बड़े बड़े होते हैं, ये डिफरेंस है। नीचे स्पॉटेड डियर है यानी चीतल बड़े सींग वाला मेल, ऊपर है बारासिंगा। बारासिंगा की जो ब्रीड है अब पूरे उत्तराखंड में एक भी नहीं है, लेकिन जब जिम कॉर्बेट शूटिंग कर रहे थे तब बारासिंगा उत्तराखंड में भी थे। मतलब उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस था जो उत्तर प्रदेश का नाम था, लेकिन आज का जो उत्तराखंड है तो उसमें नहीं है। हालांकि जो अगर आप यूनाइटेड प्रोविंस में उत्तर प्रदेश को भी गिन लोगे जो उस टाइम पे था, तो आज है बारासिंगा दुधवा नेशनल पार्क में। अब ये बोल रहे हैं हम काफी अच्छा शिकार कर रहे थे, बहुत सारे जानवरों के नाम इन्होंने मेंशन किया, उसमें से एक हॉक डियर भी है जिसके काफी बड़े बड़े सींग थे, जिसको इन्होंने मारा। तभी एक घटना हुई, तभी इनके कान के पास एक बंदूक चली जो इनके हौदे में से ही चली थी और उसने इनके कान के पर्दे एक तरह से फाड़ दिए। बोल रहे हैं उसके बाद मेरे लिए 20-25 दिन एकदम टॉर्चर के समान थे, इतना मेरे कान में दर्द हुआ। और उन्होंने शिकारी ट्रिप से छुट्टी ले ली और अपने घर कालाडूंगी चले गए। कालाडूंगी में एक डॉक्टर था जिसने अभी अभी मेडिकल की डिग्री ली थी, उसने इनका डर और कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया आपका एक कान का पर्दा फट गया है। अब इसके बाद इन्होंने जो नैनीताल का हॉस्पिटल था उसका नाम था रामसे हॉस्पिटल, कर्नल बार्बर थे जो कि सिविल सर्जन थे, उनको दिखाया। अब उसके बाद ये क्लियर हुआ कि इनके सिर के अंदर फोड़े बन रहे थे। अब जो इनकी कंडीशन थी इससे इनकी दोनों बहनें, एक का नाम तो मुझे पता है मैगी, दूसरे का नहीं पता, दोनों परेशान हो रही थी और ये जिम कॉर्बेट भी बहुत परेशान हो रहे थे। अब बोल रहे ये सारी घटना का जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपकी सिंपैथी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ कि जो स्टोरी हम बात कर रहे हैं तल्ला देश मैन ईटर, वहां पे इस सारी बातों का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अब 1929 की बात है, बिल बेंस अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे और हैम विवियन नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे। अब दोनों के दोनों मैन ईटर की परेशानी से जूझ रहे थे। जो अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे वो तल्ला देश मैन ईटर की परेशानी से जूझ रहे थे और जो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे वो चौगर टाइगर्स की परेशानी से जूझ रहे थे। अब ये इन्होंने पहले जो नैनीताल वाले थे विवियन, उनसे कहा था मैं तुम्हारे मैन ईटर को पहले मारूंगा, लेकिन क्योंकि वो विंटर्स में कम एक्टिव रहता था तो उन्होंने विवियन से परमिशन लेके अल्मोड़ा वाले जो मैन ईटर था तल्ला देश मैन ईटर, उसको मारने का फैसला किया। अभी इन्होंने तल्ला देश जो मैन ईटर है जब तक अपनी बुक जंगल लोर नहीं लिखी थी तब तक इसके बारे में जिक्र करना ठीक नहीं समझा था। जंगल लोर वो बुक है जिसमें इन्होंने अपने बचपन की कहानियां, चलने वगैरह के बारे में बताया कि कैसे मैं जंगल में चलता था, कैसे मैंने राइफल लेके चलना सीखा। 4 अप्रैल को ये नैनीताल से निकल गए। इनके साथ 6 गढ़वाली थे जिसमें से माधो सिंह भी थे और राम सिंह। एक कुक इनके साथ था, एक ब्राह्मण था गंगाराम जो इनके साथ जाने के लिए उत्सुक था। वो सारे तरह के काम कर लेता था, लकड़ी लाना, दुनिया भर के जो काम थे। 14 मील पैदल चल के ये काठगोदाम आ गए। यहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी और बरेली और पीलीभीत होते हुए ये पहुंच गए टनकपुर। यहाँ इनको एक पेशकार मिला जो रीडर होता है,
किसी अधिकारी का रीडर रहा होगा, उसने बताया कि एक बच्चे को मार दिया है तल्ला देश मैन ईटर ने। और जो डिप्टी कमिश्नर थे बिल बेंस, उनके ऑर्डर पे 2 भैंसें इनकी मदद के लिए, जो कि एज ए बेट यूज हो रही थी, चंपावत से भेज दी गई थी। अब इन्होंने डाक बंगले में खाना खाया और निकल पड़े 14 मील की यात्रा करने के लिए काला ढूंगा। बोले यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा काला ढूंगी और काला ढूंगा में। काला ढूंगी वो जगह है जहाँ जिम कॉर्बेट का बंगला था, काला ढूंगा वो जगह है पहाड़ पे जहाँ ये जा रहे थे। पहले के 12 मंजिल प्लेन्स पे ही जाते थे, बरमदेव से लेके पूर्णागिरी मंदिर तक। इसमें पूरा जंगल ही जंगल था। अब पहाड़ जहां से शुरू होता है वहां पे रोड खत्म हो जाता था। अब यहाँ से 2 ऑप्शन मिलते थे कि किस ऑप्शन से आप काला ढूंगा जाओगे। अब एक रास्ता लंबा था जो कि पूर्णागिरी मंदिर से होता हुआ जाता था काला ढूंगा की तरफ, और दूसरा रास्ता था जो कि ट्रामवे, जो पुरानी ट्रामवे थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उस तरफ से जाता था। इसके बारे में अभी पिछले कहानी में ही चुका मैन ईटर के टाइम पे बताया था। नाम की पटरी थी, उसे कुछ इलाके अभी बचे हुए थे जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। उसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनके साथ जो गढ़वाली थे बुरी तरह से सामान लादा हुआ था, इनको भी चलने में दिक्कत हो रही थी और इन्होंने अपना आधा रास्ता भी तय नहीं किया था जहां तक इनको जाना था। अभी बोल रहे हैं उन्होंने एक जगह तय करी जहां पे ये कैंपिंग कर सके, क्योंकि इसके पहले की बाकी जगह इन्होंने कैंसिल कर दी थी, वहां पत्थर गिरने की संभावना थी। तो बोले आदमियों ने खाना बनाया, इन्होंने खाना खाया, फिर आदमी अपना खाना बनाने लगे। वो लकड़ी वो नदी के पास से लेके आए थे, इन्होंने कपड़े उतारे और टेंट में लेट गए। अब डिनर करने के बाद में बहुत थके हुए थे क्योंकि 16 किलोमीटर चल के आए थे। ये सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते इनको सामने जिस पहाड़ी पे ये रुके थे, नीचे नदी थी, सामने दूसरी पहाड़ी थी, 3 रोशनियां आती हुई नजर आई, मशाल टाइप की। अप्रैल के महीने में नेपाल की तरफ से जंगलों में आग लगाई जाती थी, घास वास जलाने के लिए करते हैं। उनको लगा कि उधर से आग लगाई है और हवा से आग इस तरफ आ गई है। अब जब ये आग देख रहे थे तभी इन 3 आग के ऊपर 2 आग और आ गई। अब ये आग आके जो 2 आई थी 3 में मिल गई, मतलब 5 थी वो सारी आपस में मिल गई। अब ये सोच रहे थे कि जो आग है या मशाल है वो मशाल नहीं थी, लाइट थी, लालटेन टाइप की कुछ ऐसी लाइट थी जिसमें एक जैसी रोशनी थी, धुआं नहीं था और सबका साइज एक बराबर था। अब इनको लगा कि ये कोई शिकारी था जो शिकार करने आया था, अपना कुछ सामान या कुछ छोड़ गया है, इसने लालटेन लेके आदमी भेजे हैं कि जाओ उसको ढूंढो। बोले हालांकि बड़ा अजीब सा ये अंदाजा है, लेकिन क्या करूं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यही अंदाजा लगाया। जो इनके आदमी थे वो भी इतने ही उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या है लाइटें, जितने जिम कॉर्बेट थे वो बड़े ही ध्यान से सब देख रहे थे कि लाइटें आ कहां से रही हैं, क्यों आ रही हैं। इनका जो डिस्टेंस था करीब 150 गज का था। अब इन्होंने अपने आदमियों से पूछा तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? तो बोले सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थके हुए बहुत थे। तभी एक घोड़ाल बोला, उसने कॉल करी और फिर एक लेपर्ड की भी आवाज आई। अब ये थके थे, इन्होंने अपने आदमियों से बोल दिया कि भाई सुबह सुबह जल्दी निकलना है, खाओ पियो सो जाओ। और जब सुबह हल्की हल्की लालिमा पूर्व दिशा से दिख रही थी, ये उठ गए, अपना कैंप डिसमेंटल करवाया। अब ये आगे चल पड़े पहाड़ी नाले को क्रॉस करते हुए। अब ये इनका निगाह उस जब ये चल पड़े आगे की तरफ जा रहे थे, इनकी निगाह गई उस जगह से कल जहां इनको रोशनी दिखी थी। इन्होंने देखा और दंग रह गए। पहली बात तो आग वाली थ्योरी खत्म, क्योंकि कोई भी आग नहीं लगी थी, सालों से नहीं लगी थी। दूसरी बात, जो वो जगह थी वो तो एकदम खड़ी चट्टान थी नीचे से ऊपर तक। मतलब कोई आदमी जब तक हवा में रस्सी ला के ना रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग ना करे वहां जा ही नहीं सकता। वहां तो माउंटेन गोट नहीं जा सकती, ऐसी खड़ी चट्टान थी, उसमें लाइटें चल रही थी, आदमी तो जा ही नहीं सकता। इन्होंने पहले अपनी नंगी आंखों से देखा, फिर इन्होंने फील्ड ग्लास जो ये रखते थे उसको लगा के देखा, जिससे इनको साफ साफ दिख रहा था। अब कॉर्बेट वहां से चल पड़े। बोलते हैं 9 दिन के बाद मैं काला डूंगा में कैंपिंग कर रहा था, और जो लोग नेचर लवर हैं या जो फिशिंग पसंद करते हैं उनके लिए काला डूंगा से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। वहां कोलियर ने एक बंगला भी बनाया हुआ था, जो जिसने वो लकड़ियां नेपाल की तरफ से ब्रिटिश सरकार को गिफ्ट में दी थी और ट्राम लाइन बिछाई थी। वहां तरह तरह के स्लोप्स थे, बेंच टाइप की थी जिनमें घास लगी हुई थी। इसमें डियर वगैरह अपना खाना खाते थे। बंगले के पीछे जो फॉरेस्ट था वहां पे टाइगर, लेपर्ड, डियर, खलीज फीजेंट, बर्ड्स ये सब रहा करते थे। नीचे शारदा रिवर थी जहां पे मछली पकड़ने के बहुत संभावना थी। अभी अगले दिन काला डूंगा से चले। गंगाराम जो सामने लीड कर रहा था वो पूर्णागिरी मंदिर की तरफ लेके चला। अब गंगाराम का जो टारगेट था कि अगले 10 मील तक और चलना है, जहां पे उसका टारगेट था कि रास्ते में पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। अब जब ये पूर्णागिरी मंदिर आए तो इन्होंने, गंगाराम ने बताया कि भाई हमने पंडित जी को कि हमने ऐसी ऐसी रोशनियां देखी थी, इसका क्या मतलब है। अब जो पंडित जी ने बताया वो इन्होंने कॉर्बेट को बताया।
अब जो पूर्णागिरि मंदिर है वो देवी भागवती को डेडिकेटेड है और करीब 10,000 तीर्थयात्री यहाँ हर साल आते हैं। पूर्णागिरि मंदिर आने के दो रास्ते हैं, एक तो वाया भरमदेव, एक वाया कालाडूंगा ट्रैकिंग। अब जहां इन दो रास्तों का जंक्शन है वहां पे भी पूर्णागिरि माता के मंदिर हैं दो, लेकिन उतनी मान्यता नहीं है। जो ऊंचाई पे मंदिर है उसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। इस ऊपर वाले मंदिर में जाने का रास्ता काफी कठिन है। अब जो चलने में थोड़ा बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं या कुछ डरते हैं, उनको गांव के लोग पीछे जो पिट्ठू जो बास्केट होती है उसमें बैठा के ले जाते हैं। जो लोग किस्मत वाले होते हैं, जिन पे माता की कृपा होती है, वो ऊपर वाले मंदिर तक पहुंच पाते हैं। जो नहीं पहुंच पाते वो फिर जो नीचे वाले मंदिर हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। जो ऊपर वाला मंदिर है वहां सुबह से पूजा आरंभ होती है और दोपहर तक चलती है। दोपहर के बाद में नीचे के मंदिर से ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। मतलब माना जाता है देवी ने ही इजाजत नहीं दी है कि नीचे से ऊपर आप दोपहर के बाद चढ़ो। एक साधु था जो कि वो चाहता था कि देवी के बराबर उसका ओहदा हो जाए या खुद वो देवता बन जाए। वो उस पहाड़ी पे चढ़ गया। अब उस साधु ने जो पूजा अर्चना शुरू करी वो लाइटें जला जला के काफी ऊंचाई पे, और वो लाइटें आज भी ऐसी ही दिखती है जो इन्होंने 5 अप्रैल को देखी थी, और वो दिखती है सिर्फ किस्मत वालों को। और ये बोले कि हमको भी इसलिए दिखी थी क्योंकि हम जा रहे थे गांव वालों की मदद करने, एक मैन ईटर को मारने। हमारा जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था, एम था वो बहुत बढ़िया था, लोगों की भलाई का था। जब ये टनकपुर में अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। तो जो पूर्णागिरि मंदिर के पुजारी थे, रावल बोलते हैं, वो आए। वो बोले साहब आप बहुत किस्मत वाले हो क्योंकि आप पहले यूरोपियन हो जिसने इन लाइट्स को देखा है। लेकिन जो इनका आर्टिकल को पढ़ने वाले थे वो इनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनके बहुत सारे सवाल थे कि क्या लाइटें एक साइज की थी, वो हवा से भी इफेक्ट नहीं हो रही थी क्या, एक साथ एक ही उसमें आ रही थी। लेकिन मंदिर के पुजारी ने कहा कि ये लाइटें हैं और इसके बारे में कोई डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सच्चाई है। कॉर्ड बोलते हैं इस बात में मैं मंदिर के पुजारी के साइड था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं कैसे डिस्प्यूट करूं। अब कॉर्ड बोलते हैं कि उसी साल में सारदा रिवर में फिशिंग कर रहा था सर मैल्कम हीली। अब वो लॉर्ड हीली बन चुके थे, उनकी उपाधि जो अंग्रेज उपाधि देते थे वो बढ़ गई थी। और आज हम जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानते हैं, जिम कॉर्बेट जी जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं उनके नाम पे रखा गया। इनके नामकरण से पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, इन्हीं लॉर्ड हेली के नाम पे। वो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे। वो इनके साथ आए थे, उन्होंने आर्टिकल पढ़ा था, तो वो बोले कॉर्बेट मुझे बताओ तुमने लाइटें कहाँ देखी थी, उंगली से इशारा करके बताओ। इनके साथ मछुआरे थे जो कि उनकी नाव, जो कि एक वो बड़ी सी नाव किसी स्किन से बनाई गई थी, उसमें चल रहे थे। ये जो मछुआरे थे जो एक पाइप के स्लीपर्स नदी में बहाने का कुछ काम दिया गया था उसका भी पार्ट थे, जो कि बहुत ही बहादुरी भरा काम था, मतलब इनको काफी एक्सपीरियंस था। तो जब ये इनको वो दिखने लगी ट्राम लाइन जहां से उसके नीचे जहां पे इन्होंने कैंपिंग करी थी, क्योंकि कैंपिंग इन्होंने एक पहाड़ पे करी थी, लाइट्स इनको दूसरे पहाड़ पे दिखी थी, बीच में थी नदी। अब ये उस नदी में जा रहे थे तो जगह इन्होंने देख ली। तब इन्होंने जो मछुआरे थे जो नाव चला रहे थे उनको बोला कि साइड में एक रेत वाला बीच था, रेत का किनारा था, वहां बोला इनको सरनी जो नाव थी उनको रोको। अब जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि शायद ये लोग जानते हो, लोकल्स हैं, ये कुछ जानकारी दे पाए उन लाइट्स के बारे में। अब ये जो मछुआरे थे ये इनकी कांगड़ा में जमीन थी, खेती करते थे, लेकिन उससे उनका पूरा नहीं होता था। तो ये जो स्लीपर्स हैं वह नदी में बहा के उसका ट्रांसपोर्ट करते थे और उससे इनको, और इन्होंने पूरी नदी को जाना हुआ था, लेकिन उन लाइट्स के अलावा कुछ भी अनयूजुअल उस नदी के किनारे इन्होंने नहीं देखा था मछुआरों ने। अब वो उन्होंने बताया कि ये जो गॉर्ज एरिया है यहाँ पे भूत पिशाच रहते हैं, मछुआरों ने ऐसा बताया। पहले इन रास्तों में चढ़ते हुए जो मंदिर जाने के रास्ते काफी कैजुअलिटी हो जाती थी, लेकिन जो महाराजा साहब थे मैसूर वाले, उन्होंने फंड्स दिए थे कि जो रास्ता ट्रैक जा रहा था उसमें स्टील के वायर एज ए रेलिंग बिछा दिए जाए, उससे फिर कैजुअलिटीज कम हो गई थी। तो ये बोले मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ आत्माएं हैं तो कोई बुरी आत्माएं होंगी, क्योंकि वो सब तीर्थ यात्री थे जो जिनकी डेथ यहाँ पे हुई है। तो दोस्तों क्योंकि मैंने बताया तल्ला देश मैन ईटर की कहानी बहुत लंबी है, तो आज हमने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए, कल आगे चल के तीसरा कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।